नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। बांग्लादेश में कल शपथ लेगी 15 सदस्यीय अंतरिम सरकार। मोहम्मद यूनुस बनाए गए मुख्य सलाहकार। यूनुस की छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील। सेना प्रमुख ने 3 से 4 दिनों में स्थिति सामान्य होने की जताई उम्मीद। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा के कुछ इलाकों को फिर खाली करने का दिया आदेश। हमास ने याह्या निस्वर को चुना अपना नया नेता। ईरान ने फिर कहा अपने हितों की रक्षा के लिए नहीं बैठेगा चुप। थाईलैंड के मुख्य विपक्षी दल को करारा झटका। संवैधानिक न्यायालय ने प्रगतिशील मूव फॉरवर्ड पार्टी को किया भंग। शाही परिवार से जुड़े कानून में संशोधन के पार्टी के प्रस्ताव को माना संविधान का उल्लंघन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुर्स्क पर यूक्रेन के हमले को बताया बड़ा उकसावे वाला कदम। कल रूस के कुर्स्क क्षेत्र में घुस गए थे यूक्रेनी सैनिक। रूसी सेना प्रमुख ने यूक्रेनी आक्रमण को रोकने का किया दावा। नेपाल में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत। काठमांडू से रसुआ के लिए उड़ा था हेलीकॉप्टर। 3 सदस्यीय समिति करेगी हादसे की जांच। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल और प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अंतरिम सरकार के गठन की तैयारियां चल रही हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस नई सरकार को सलाह देंगे, उसके सलाहकार होंगे। इस बीच सेना प्रमुख ने कहा है कि देश में स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है और 3-4 दिनों में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार गुरुवार देर रात तक शपथ ले लेगी। बांग्लादेश में हिंसा और उथल-पुथल के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अंतरिम सरकार के गठन का इंतजार है। हालांकि ये तय किया गया है कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस नई सरकार का नेतृत्व करेंगे। यूनुस पेरिस से ढाका के लिए रवाना हो गए हैं। यूनुस ने अपने एक लिखित बयान में छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने देश को चेतावनी देते हुए कहा है कि हिंसा का रास्ता विनाश की ओर ले जाएगा। हाँ, मैं अपने घर वापस जाने और यह देखने के लिए उत्सुक हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है और इससे बाहर निकलने के लिए हम खुद को तैयार करेंगे। इस बीच सेना प्रमुख ने कहा है कि स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है और 3 से 4 दिन में सामान्य होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पुलिस बल को बहाल करने के लिए काम किया जा रहा है। सेना प्रमुख ने कहा कि अंतरिम सरकार गुरुवार देर रात तक शपथ ले सकती है। वहीं मंगलवार को रिहा हुई मुख्य विपक्षी नेता खालिदा जिया ने लोगों को संबोधित किया। उनकी पार्टी बीएनपी ने 3 महीने के भीतर चुनाव कराने की मांग की है। विरोध प्रदर्शनों और व्यापक हिंसा के कारण बंद हुई कपड़ा फैक्ट्रियां बुधवार को फिर से खुल गईं। वहीं सुरक्षा आशंकाओं के मद्देनजर पुलिस कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के बाद छात्र ढाका की सड़कों पर ट्रैफिक की व्यवस्था संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश हिंसा की स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की अपील की है। बांग्लादेश हिंसा के सभी कृत्यों की पूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की आवश्यकता है। इन हिंसक घटनाओं में कई जिलों में विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के घरों और मंदिरों को निशाना बनाया गया। सुरक्षा बलों की गैर मौजूदगी में सोमवार से हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर भारत समेत दुनिया भर के संगठनों ने चिंता जताई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले पर चिंता व्यक्त की। मंदिर तोड़े जा रहे हैं,
चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। उधर राजनीतिक अस्थिरता के बीच ढाका में भारतीय उच्च आयोग कार्यरत है और भारतीय राजनयिक और अधिकारी ढाका में बने हुए हैं। हालांकि कुछ कर्मचारी और उनके परिवार मंगलवार की सुबह लौट आए हैं। एससीआई ढाका की सभी हेल्पलाइनें काम कर रही हैं। किसी आपात स्थिति के लिए बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस बीच एयर इंडिया सहित भारत की अधिकांशता एयरलाइंस ने ढाका की अपनी सेवाएं बहाल कर दी हैं। और आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। इजरायली सेना का हमास और दूसरे आतंकी संगठनों के खिलाफ सैन्य अभियान लगातार जारी है। इस बीच ईरान हमास के राजनीतिक प्रमुख हानिया की मौत का बदला लेने की बार बार धमकी दे रहा है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुअल मैक्रों से कहा कि ईरान अपने हितों और सुरक्षा के खिलाफ आक्रामकता के सामने कभी चुप नहीं रहेगा। इजराइल पर दागे गए रॉकेटों के बाद इजरायली सेना ने हमास और दूसरे आतंकी संगठनों के खिलाफ मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। आईडीएफ ने फिलिस्तीनियों को उन इलाकों से निकल जाने के लिए ताज़ा आदेश जारी किया है जहां 7 अक्टूबर के हमले के बाद बड़े पैमाने पर हमास आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इजरायली सेना ने हन्नौन और बेत लाहिया के कई जिलों को खाली करने का आदेश दिया है। ये शहर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। आईडीएफ द्वारा गाजा में शुरू की गई जमीनी कार्रवाई के दौरान उसके टैंक पहले इन्हीं इलाकों में घुसे थे। सेना के प्रवक्ता अविचाई दराई ने फिलिस्तीनी निवासियों को टेक्स्ट या सोशल मीडिया द्वारा भेजे गए संदेश में कहा है कि हमास और दूसरे आतंकी संगठन इजराइल की वो रॉकेट दाग रहे हैं और निश्चित ही उन्हें माकूल जवाब दिया जाएगा। इस बीच आईडीएफ ने गाजा में हाल के दिनों में दर्जनों आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। देर अल बलाह जिले में हथियार बनाने के एक केंद्र को भी नष्ट करने की बात कही है। न्यूसीरात और ब्यूरिज में की गई कार्रवाई का बचाव करते हुए इजरायली सेना ने कहा है कि हमास के आतंकवादी नागरिक बुनियादी ढांचों को छिपने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि हमास इससे इनकार करता है। हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया के मौत के बाद क्षेत्र में तनाव चरम पर है। ईरान हानिया की मौत का बदला लेने की बार बार धमकी दे रहा है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुअल मैक्रों से कहा है कि ईरान अपने हितों और सुरक्षा के खिलाफ आक्रामकता के सामने कभी चुप नहीं रहेगा। ईरान की धमकियों की तरह इजराइल ने भी हमास और उसके समर्थकों के खिलाफ अपनी कार्रवाई पर प्रतिबद्धता जताई है। रक्षा विभाग क्षेत्र में तनाव कम करने और ईरान और उसके सहयोगियों और प्रॉक्सी द्वारा क्षेत्रीय वृद्धि को रोकने के लिए कदम उठा रहा है। इस बीच अमेरिका ने ईरान और इजराइल से कहा है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष नहीं बढ़ना चाहिए। उधर फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास ने यहया सिनवार को अपना नया नेता चुन लिया है। सिनवार बीते 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमलों का मुख्य साजिशकर्ता है। सिनवार को हमास के राजनीतिक ब्यूरो का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। पिछले वर्ष हुए हमले में आतंकियों ने 1200 लोगों की हत्या कर दी थी और लगभग 250 लोगों को बंधक बना लिया था। इस हमले के बाद इजराइल ने गाजा पर सैन्य अभियान शुरू किया था। इस बीच पोप फ्रांसिस ने मध्य एशिया में शांति के लिए प्रार्थना की और इसमें शामिल सभी पक्षों से संघर्ष को न बढ़ाने की अपील की। मैं इसमें शामिल सभी पक्षों से अपनी अपील करता हूं कि वे संघर्ष को न बढ़ाएं और सभी मोर्चों पर तुरंत युद्ध विराम किया जाना चाहिए। पश्चिम एशिया में गर्माते हालात को देखते हुए अमेरिका के यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट विमान वाहक पोत से करीब 12 F और A-18 लड़ाकू विमान पश्चिम एशिया के एक सैन्य अड्डे पर भेजे गए हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में बुधवार को न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड पहुंची। ऑकलैंड आगमन पर राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत कृषि, व्यापार और वानिकी मंत्री टॉड मैकले, न्यूजीलैंड में भारत की उच्चायुक्त नीता भूषण ने किया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल वेलिंगटन की यात्रा करेंगी, जहां वो न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल डेम सिंडी किरो, प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और उप प्रधानमंत्री विंस्टन पीटर्स से मुलाकात करेंगी। नेपाल के काठमांडू में बुधवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में पायलट समेत 5 लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर काठमांडू से रसुआ जा रहा था, तभी उत्तर पश्चिम में पर्वतीय क्षेत्र में हादसे का शिकार हो गया। पुलिस ने नुआकोट के शिवपुरी ग्रामीण इलाके से 5 शव बरामद किए हैं। हेलीकॉप्टर ने दोपहर 1:54 पर काठमांडू एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही उससे संपर्क टूट गया। मृतकों में 4 चाइनीज और 1 नेपाली नागरिक हैं। हादसे की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। थाईलैंड में संवैधानिक न्यायालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए विपक्षी मूव फॉरवर्ड पार्टी को भंग कर दिया है। मूव फॉरवर्ड पार्टी के 11 अधिकारियों पर सियासत में हिस्सा लेने पर 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनमें करिश्माई नेता और पार्टी प्रमुख पीटा लिमजारुएनराट भी शामिल हैं। अदालत का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब थाईलैंड की सियासत में कई तरह की दरार साफ दिखाई दे रही हैं। थाईलैंड के मुख्य विपक्षी दल को जोरदार झटका लगा है। संवैधानिक न्यायालय ने विपक्षी पार्टी मूव फॉरवर्ड को भंग करने का आदेश दिया है। 9 सदस्यीय पैनल ने सर्वसम्मति से यह निर्णय सुनाया। न्यायालय ने कहा कि मूव फॉरवर्ड पार्टी ने देश के शाही परिवार से जुड़े कानून में संशोधन की मांग करके संविधान का उल्लंघन किया है। इस कदम से लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचने का खतरा है। साथ ही मूव फॉरवर्ड पार्टी के 11 अधिकारियों पर सियासत में हिस्सा लेने के लिए 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन 11 में करिश्माई नेता और पार्टी प्रमुख पीटा लिमजारोएनराट भी शामिल हैं। 2023 के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली मूव फॉरवर्ड को भंग किया जाना थाईलैंड की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे ताजा झटका है। अदालत के फैसले को पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मुख्यालय में लगी बड़ी स्क्रीन पर देखा। फैसले के बाद निराश कई समर्थकों को रोते हुए देखा गया। मुझे नहीं पता कि संवैधानिक न्यायालय पार्टी को भंग करने का फैसला सुनाने के लिए क्या कहना चाहिए, पर मेरे पास इस पर कहने के लिए शब्द नहीं है। मूव फॉरवर्ड पार्टी ने 2023 के राष्ट्रीय चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन पार्टी के सत्ता विरोधी संदेश ने देश के शक्तिशाली रूढ़िवादियों, सेना और धनी परिवारों के नेटवर्क को नाराज कर दिया। मूव फॉरवर्ड पार्टी ने सशस्त्र बलों में सुधार की वकालत और शक्तिशाली एकाधिकार को तोड़ने का भरोसा दिया। पिछले साल चुनाव में जीत के बावजूद शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों ने मूव फॉरवर्ड को सरकार बनाने से प्रभावी रूप से रोक दिया। मूव फॉरवर्ड पर थाईलैंड की शासन प्रणाली को कमजोर करने का आरोप लगाया गया था। 6 महीने पहले इसी अदालत ने एक अलग फैसले में पार्टी को लेज मैजेस्टे सुधार प्रस्ताव को हटाने का आदेश दिया था। हालांकि चुनाव आयोग ने फिर भी पार्टी को भंग करने के लिए दबाव डाला। अदालत का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब थाईलैंड की सियासत में कई तरह की दरार साफ दिखाई दे रही हैं। अदालत का शिकंजा प्रधानमंत्री श्रीथा थाविसिन पर कसता दिखाई दे रहा है। उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके एक नेता को कैबिनेट मंत्री नियुक्त करने के कारण बर्खास्त किया जा सकता है। पिछले साल सत्ता में आने के बाद से थाविसिन और शाही एस्टेब्लिशमेंट में असहज स्थिति बनी हुई है। थाविसिन के खिलाफ मामला 40 सैन्य नियुक्त सीनेटरों द्वारा शुरू किया गया था। थाईलैंड पर 2014 से लेकर 2019 तक सैन्य जुंटा का शासन था। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेंगे रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से
सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए, सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा हो गई है। यहां 21 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव होगा। 2022 में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाने पर राजनीतिक रूप से सबसे अधिक मार झेलने वाला राजपक्षे परिवार आगामी राष्ट्रपति चुनाव में नमल राजपक्षे के रूप में फिर से वापसी कर रहा है। नमल राजपक्षे के अलावा रानिल विक्रमसिंघे, मुख्य विपक्षी नेता साजिथ प्रेमदासा और मार्क्सवादी जेवीपी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके भी इस दौड़ में शामिल हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव का बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। 2022 में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाने पर राजनीतिक रूप से सबसे अधिक मार झेलने वाला राजपक्षे परिवार आगामी राष्ट्रपति चुनाव में फिर से राजनीतिक रूप से वापसी कर रहा है। श्रीलंका पीपुल्स फ्रंट SLPP ने अपने राष्ट्रीय आयोजक नमल राजपक्षे को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। नमल राजपक्षे ने कहा है कि वो चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। संकट में नेताओं और युवाओं की जरूरत होती है। एक पार्टी के रूप में हम अपने समर्थकों और अपने सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। पार्टी युवाओं की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करेगी। 38 साल के नमल महिंदा राजपक्षे के बेटे हैं। महिंदा राजपक्षे 2005 से लेकर 2015 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे। SLPP ने नमल के नाम की घोषणा ऐसे समय में की है जब राजपक्षे की पार्टी के 100 से ज्यादा सांसद रानिल विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति पद के निर्दलीय उम्मीदवार घोषित करने के बाद उनके साथ जा चुके थे। नमल की एंट्री ने राष्ट्रपति चुनाव को 4 कोणीय मुकाबला बना दिया है। राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में नमल राजपक्षे के अलावा रानिल विक्रमसिंघे, मुख्य विपक्षी नेता साजिथ प्रेमदासा और मार्क्सवादी जेवीपी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके भी शामिल हैं। नमल का राजनीतिक सफर 2010 में शुरू हुआ जब वो हम्बनटोटा से सांसद चुने गए। 2016 में वो तब सुर्खियों में आए जब उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह में गिरफ्तार किया गया। वर्षों के आर्थिक कुप्रबंधन के साथ साथ कोविड महामारी और 2019 के आतंकवादी हमलों के बाद श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। इसका नतीजा ये हुआ कि देश 2022 में एक बड़े आर्थिक संकट में फंस गया। साथ ही तत्कालीन सरकार ने करों में भारी कटौती की, जिसके कारण देश का खजाना खाली हो गया। बाद में श्रीलंका ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। आर्थिक उथल पुथल के कारण राजनीतिक संकट भी पैदा हो गया, जिसके कारण तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को 2022 में इस्तीफा देना पड़ा। गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। बाद में पूर्व पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर सत्ता संभाली। फिर उन्हें संसद द्वारा राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अपने पतन के बावजूद 225 सदस्यीय संसद में SLPP का बहुमत है और सरकार पर उसका पूरा नियंत्रण है। अब आगामी 21 सितंबर को राष्ट्रपति का चुनाव होगा। विक्रमसिंघे ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उनके मुख्य प्रतिद्वंदी साजिथ प्रेमदासा कभी उनके सहयोगी हुआ करते थे। प्रेमदासा ने SJB यानी समागी जन बल वेग्या गठबंधन की स्थापना की है। वहीं एक और उम्मीदवार अनुरा दिसानायके वामपंथी JVP पार्टी की नेता हैं। वहीं राजपक्षे के मैदान में उतरने से सरकार में व्यापक विभाजन को औपचारिक रूप मिल गया है। वहीं राजपक्षे के मैदान में उतरने से सरकार में व्यापक विभाजन को औपचारिक रूप दे दिया है। और आइए अब आपको यूरोप की ओर लिए चलते हैं। मंगलवार को रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर एक और बड़ी उकसावे की कार्रवाई का आरोप लगाया है। मॉस्को ने कहा कि 11 टैंकों और 20 से अधिक बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों के समर्थन से सैनिकों ने अग्रिम पंक्ति से 10 किलोमीटर दूर सुज्जा शहर के पास सीमा पार की। रूस के सेना प्रमुख ने कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया है। उन्होंने कहा, रूसी सेना रूसी यूक्रेनी सीमा से सटे क्षेत्रों में दुश्मन को नष्ट करना जारी रख रही है। गेरासिमोव ने कहा कि 1000 से अधिक यूक्रेनी सैनिकों ने सुज्जा शहर के आसपास के क्षेत्र पर कब्जा करने के उद्देश्य से क्षेत्र में प्रवेश किया था। रूसी सेना ने अपनी कार्रवाई में 100 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन ने अभी तक रूसी आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र के हजारों स्थानीय निवासियों ने अपने घर छोड़ दिए हैं। पुतिन ने यूक्रेनी सेना पर इमारतों और आवासों पर अंधाधुंध गोलीबारी करने का आरोप भी लगाया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भाई मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आइए अब हम आपको अमेरिका की ओर लिए चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर काफ़ी गहमा गहमी चल रही है। राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट कमला हैरिस ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। कमला हैरिस ने टिम वॉल्स को अपना रनिंग मेट चुना है और फिलाडेल्फिया में टिम वॉल्स के साथ चुनाव प्रचार भी किया। दोनों नेताओं ने खुद को मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करने वाला नेता बताया। नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दोनों प्रमुख दलों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्स को राष्ट्रपति चुनाव में अपना रनिंग मेट चुनने के बाद कमला हैरिस ने फिलाडेल्फिया में उनके साथ पहली बार चुनाव प्रचार किया। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कमला हैरिस ने कहा, भले ही उन्हें और वाल्स को इस चुनाव में अंडरडॉग बताया जा रहा है, लेकिन उनके पास गति है। कमला हैरिस ने टीम वाल्स को मध्यम वर्ग के लिए लड़ने वालों के लिए एक देशभक्त के रूप में पेश किया। दोनों नेताओं ने खुद को मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करने वाला नेता बताया। एक ऐसा नेता जो हमारे देश को एकजुट करने और हमें आगे बढ़ाने में मदद करे। तो पेंसिल्वेनिया मुझे मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स के रूप में ऐसा नेता मिल गया है। मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। उपराष्ट्रपति महोदया, वह खुशी जो आप देश में वापस ला रही हैं, वह उत्साह यहाँ दिखाई दे रहा है। इस पूरे देश को अपने साथ ले जाना सौभाग्य की बात होगी। टिम वॉल्स राष्ट्रपति जो बाइडेन और कमला हैरिस दोनों के मुखर समर्थक रहे हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बाइडेन के खराब प्रदर्शन के बाद टिम वॉल्स ने राष्ट्रपति के समर्थन में मुखरता दिखाई थी। बाइडेन के राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर होने के बाद टिम वॉल्स ने अगले दिन कमला हैरिस का समर्थन किया और ट्रंप पर जमकर निशाना साधा। राजनीति में आने से पहले टिम वॉल्स मिनेसोटा के मैनिकैटो में एक हाई स्कूल शिक्षक और फुटबॉल कोच थे।
टीम वाल्स ने 24 साल तक आर्मी नेशनल गार्ड में भी काम किया। टिम 2006 में मिनेसोटा के पहले कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करते हुए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए थे। कांग्रेस में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने शिक्षा और कृषि पर ध्यान केंद्रित किया। 2018 में टिम वाल्स मिनेसोटा के गवर्नर चुने गए। उनके तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।